मैं अपने आशिक के साथ घर से भाग गई। मेरा आशिक धोखेबाज निकला। उसने मुझे कोठे पर बेच दिया। कोठे पर एक नौजवान लड़का मेरे साथ रात गुजारने रोजाना आता। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं मान गई, लेकिन शादी करने के बाद पता चला कि वो तो लड़कियों का कारोबार करता है। हर रोज रात को मेरे घर एक आदमी आता, मेरे शौहर को पैसे देता और मेरे साथ पूरी रात। आज की मेरी ये वीडियो जिल्लत और गुनाह से लिपटी एक आप बीती है। 2 दिन हो गए थे। बारिश मुसल्लाधार बरस रही थी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक मेरे दोस्त अहमद की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की तो अहमद के रोने की आवाज आ रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया कि इससे क्या हुआ है। मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या हुआ। अहमद ने रोते रोते बताया कि इसकी अम्मी फौत हो गई है और मैं जल्दी से आ जाऊं। अहमद का घर हमारे शहर से कोई 17 किलोमीटर दूर था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और इतनी देर में बारिश भी हल्की हो गई। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल निकाला और अम्मी को बताया कि अहमद की अम्मी फौत हो गई है और वहाँ जा रहा हूँ। मुझे वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी गली से निकला तो एक लड़की को अपने घर के सामने परेशान हालत में देखा। उस लड़की को मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता था। कोई उसे तवाइफ कहता था और कोई बिकाऊ माल। उस लड़की का नाम रुखसार था। मैं जब उसके पास से गुजरने लगा तो उसने मुझे आवाज दी कि प्लीज रिहान साहब बात सुने। पहले तो मेरा दिल चाहा कि निकलूं इधर से, फिर पता नहीं मैं क्या सोच के रुक गया। मैंने कहा जी फरमाइए। वो कहने लगी मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी एक सहेली के घर जाने लगी थी। बाहर गली वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया है, लेकिन चाबी अंदर रह गई है। प्लीज आप मेरी मदद करें। मैंने उसे कहा कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। कहने लगी प्लीज मेरी मदद कर दे। मैंने मोहल्ले के एक बच्चे को दीवार के सहारे इस घर के अंदर उतारा। ताले की चाबी अंदर टेबल के ऊपर रखी थी। उस लड़के ने चाबी बाहर फेंकी। बाहर का ताला खोलकर लड़के को बाहर से निकाला और चाबी रुखसार के हवाले करके खुद अपने दोस्त अहमद के घर पहुंच गया। उस मौके पर मुझे अपने अब्बा जान की शिद्दत से याद आई, जो हमको रोता हुआ छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। अहमद की अम्मी की कुल वगैरह करवा कर मैं वापस आ गया। एक दिन मैं बाहर निकला तो मुझे रुखसार का खावंद मिल गया। वो मेरे साथ बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मुझे कहा कि तुमको एक लड़की का नंबर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा यार एक दफा बात तो करके देखो, इतनी खूबसूरत आवाज तुमने जिंदगी में नहीं सुनी होगी। आखिर एक रात मैंने उस नंबर पे कॉल की तो आगे से उस लड़की ने अटेंड की। कहने लगी जी कौन, किससे बात करनी है। मैं उसकी आवाज के सहार में ऐसा डूबा कि बोलना ही भूल गया। उसने गुस्से से ही कहते हुए कॉल ड्रॉप कर दी। अगर बात नहीं करनी तो फिर कॉल क्यों की। कुछ देर बाद उसने मुझे कॉल की तो मैंने कॉल अटेंड की। उसने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया तो कहने लगी पहले आपकी कॉल आई थी, फिर आपने बात करना गवारा नहीं की हम गरीबों से। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं। मेरा नाम रुखसार है। उसने मेरे फिर मोहल्ले का नाम लिया। उसका नाम और अपने मोहल्ले का नाम सुनकर मुझे तो झटका सा लगा, क्योंकि रुखसार तो मेरी गली में ही रहती थी जिसको मैं जानता था। मैंने पूछा आप किस गली में रहती हैं। उसने मेरी वाली गली का नाम लिया। फिर मैंने उससे इजाजत मांग कर कॉल ड्रॉप कर दी। मैं सोचने लगा कि रुखसार के खावंद ने मुझे अपनी ही बीवी का नंबर क्यों दिया था। रुखसार के खावंद का नाम अशरफ था। मैंने सोचा कि गलती से उसने अपनी बीवी का नंबर दे दिया होगा। अगले दिन अशरफ गली में मिल गया। मैंने कहा अशरफ यार तुमने गलती से अपनी बीवी का नंबर मुझे दे दिया था। तो वो हंसकर कहने लगा चौधरी साहब आप भी भोले बादशाह हैं। नंबर मैंने गलती से नहीं दिया था बल्कि खुद दिया था। जाएं मौज करें, अगर मूड बना तो कुछ चाय पानी दे देना। इसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान परेशान हो गया। वो मुझे हैरान करके चला गया। फिर एक रात रुखसार के नंबर से मुझे कॉल आई। मैं सो रहा था। मेरी आंख खुल गई तो टाइम देखा रात के 1 बज रहे थे। हर तरफ रूह का आलिम था। मैंने कॉल अटेंड की तो रुखसार की खनकती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। जनाब बेनाम क्या हाल है आपका। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आपका क्या हाल है। वो कहने लगी मैं भी ठीक हूँ, आपका क्या नाम है। जब तुम मुझसे एक दफा मुलाकात करोगी तो फिर तुमको अपना नाम बताऊंगा। कल मुलाकात हो सकती है किसी जगह पर। मैंने उससे कहा ताज रेस्टोरेंट में ठीक 2 बजे। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर कुछ देर बातें की और फिर हम सो गए। मैं 2 बजे ताज रेस्टोरेंट में लेडीज कैबिन में बैठा हुआ था। मैंने वेटर से कहा मेरी एक दोस्त आने वाली है। उसने कहा ठीक है साहब। 2:05 पर रुखसार गेट से अंदर दाखिल हुई तो मैंने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। वो मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई और मुझे देखते ही कहने लगी रेहान साहब आप हैं। मैंने कहा जी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। मैंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेकर वो चला गया। फिर मैंने पूछा रुखसार एक बात पूछूं। उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा ये सब क्या है। तुम्हारे खावंद अशरफ ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया कि इससे गपशप लगाओ, मौज करो, अगर मूड हो तो चाय पानी दे देना। और सभी लोग ये कहते हैं कि रुखसार एक
तवाइफ है? उसने कहा, हाँ रिहान, ये सच है कि मैं एक तवाइफ हूँ, लेकिन मैं ये काम शौक से नहीं करती। मेरे खामन ने मुझे धमकी दी है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अच्छा, इसके साथ तुम्हारी शादी कैसे हुई? इतनी देर में वेटर खाना लेकर आया, खाना रख के वो चला गया। मैंने रुखसार से कहा, पहले खाना खाओ, बाद में बातें करते हैं। खाना खाने के बाद रुखसार ने अपने लफ्जों में कहानी शुरू की। अखबार में ज्यादातर वो खबरें छुपती है ना जिनमें चस्का होता है, लेकिन औरतों पर जो जुल्म हो रहा है इसके बारे में कभी किसी अखबार ने नहीं लिखा। मेरी 4 बहनें थी, भाई कोई नहीं था, मैं सबसे बड़ी बहन थी। मुझसे छोटी 3 बहनें थी। हमारा घराना ना इतना अमीर और ना इतना गरीब था। मेरे अब्बा की गाड़ियों की वर्कशॉप थी, दुकान पे 3-4 लड़के काम करते थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं दरवाजे पर गई तो बाहर एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े काले सियाह थे, हाथों पे भी कालिक लगी हुई थी, हाथ में सब्जी वाला शॉपर था। लड़का काफी खूबसूरत था। उसने कहा, मेरा नाम माजिद है और मैं आपके अब्बू की वर्कशॉप से आया हूँ। उस्ताद जी ने ये सब्जी भेजी है। उसने सब्जी वाला शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने शॉपर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया तो मेरा हाथ बेतिहानी से उसके हाथ से जा टकराया। इसके हाथों की कालक मेरे गोरे गोरे हाथ पे लग गई। जल्दी से शॉपर पकड़कर मैं अंदर आ गई और अपने हाथ में लगी कालिक को देखने लगी जो माजिद के हाथ से लगी थी। वो कालिक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। माजिद कालिक समेत मेरे दिल में उतर गया। मैं इसके बारे में सोचने लगी। माजिद भी बहाने बहाने से हमारे घर के चक्कर लगाने लगा। हमारी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ने लगी। फिर मैं माजिद को बाहर मिलने लगी। एक दिन माजिद ने मुझसे कहा, रुखसार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो चाहती ही यही थी। उसने मुझसे कहा, तुम घर से आ जाओ, हम किसी और शहर में जाकर अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे और घर से आते वक्त कुछ रुपए और अपना जेवर भी ले आना, क्योंकि इस जेवर पर सिर्फ तुम्हारा हक है और मैं अपने साथ रुपए ले आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, कल मैं 12 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगी, तुम भी पहुंच जाना। और मैं दूसरे दिन रेलवे स्टेशन पर थी। थोड़ी देर बाद माजिद भी आ गया। माजिद घर से 2 टिकट ले आया। गाड़ी आई, हम गाड़ी में बैठ गए। 10 घंटे के तवील सफर के बाद हम एक स्टेशन पर उतर गए। वो कराची शहर था। हमने गाड़ी से उतरकर करीबी होटल में कमरा किराए पर लिया। हम दोनों सो गए। जब मेरी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। मैंने माजिद को जगाया। मुंह हाथ धोकर इसने वेटर को नाश्ते का कहा। वेटर नाश्ता लेकर आया। नाश्ता करने के बाद माजिद मुझे कहने लगा, रुखसार, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिसे चाहा उसे हासिल किया। आज हम दोनों एक हो गए हैं। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया कि रुखसार, मौलवी साहब का बंदोबस्त करके आता हूँ और आज ही हमारा निकाह हो जाएगा। मैंने खुश होकर कहा कि हाँ जाओ, पर जल्दी आना। माजिद चला गया। शाम को अकेला ही वापस आया। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो कहने लगा, अभी तक कोई मौलवी साहब ऐसा नहीं मिला जो यहाँ आकर हमारा निकाह पढ़ाए, इसलिए हमें खुद मौलवी साहब के पास जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। अगले दिन मुझे लेकर वो एक कोठी नुमा घर में ले आया और थोड़ी देर बाद एक मौलवी और 2 बंदे और थे और इनके साथ एक औरत भी थी। माजिद कहने लगा कि ये हमारी शादी के गवाह हैं। मौलवी साहब ने बस सूरत फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी, हमें मुबारकबाद दी और कहा, अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। ना किसी निकाह नामे पे दस्तखत करवाए, ना कोई निकाह रजिस्टर था। मैं तो माजिद को पाने की खुशी में सब भूल गई थी। वैसे भी मुझे इतना कुछ उस वक्त पता नहीं था। निकाह के बाद वो लोग चले गए और हम वापस होटल आ गए। मुझे क्या पता था कि माजिद मुझे धोखा दे रहा है। वो बगैर निकाह के मेरे साथ रह रहा था। मुझे तो माजिद पर ही यकीन था। अपने आप से बढ़कर एक हफ्ता हमारे हर दिन खुशियों का पैगाम लेकर आता। आखिर एक दिन ऐसा तलू हुआ जो हमेशा के लिए मेरी दुनिया अंधेर कर गया। एक दिन सुबह मेरी आंख खुली तो माजिद नजर न आया। मैं काफी परेशान हो गई। पता नहीं माजिद कहाँ चला गया। मैंने काफी देर इंतजार किया। इंतजार करते करते रात हो गई पर माजिद न आया। मैंने अपने पैसे और जेवर देखे तो वो गायब थे। तो मुझे पता चल गया कि माजिद मेरे पैसे और जेवर लेकर भाग गया है। वेटर खाना देने आया तो मैंने वेटर से माजिद के बारे में पूछा कि क्या तुमको उसके बारे में पता है। उसने जो बताया उसे सुन के मेरे ओसान खता हो गए। उसने कहा, भोली लड़की, वो तो लड़कियों को बेचने का धंधा करता है और पैसे लेके चला गया है। मैं जैसे जैसे इसकी बातें सुन रही थी मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा था। वेटर ने मुझे कहा, होटल के मालिक सेठ रफीक तुम्हें बुला रहे हैं। मैं वेटर के साथ होटल के मालिक के कमरे में पहुंची तो सेठ ने वेटर को जाने का इशारा किया। क़यामत की रात मुझ पर गुजरी। मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये वो कमरा नहीं था जिसमें मैं सोई थी। मैं सोच ही में गुम थी कि अचानक एक लड़की मेरे कमरे में आई। उसने मेरा हाथ मुंह धुलाया और चाय का कप और साथ एक पराठा दिया। मैंने नाश्ता किया। मैंने उस लड़की से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई हूँ। उसने कहा, मेरा नाम रूबीना है, तुमको यहाँ लाया गया है। रशीदा इस कोठे की मालका है। इससे आगे मुझे में सुनने की ताब ना रही। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने रूबीना से कहा, मेरा तो निकाह हुआ था माजिद के साथ। माजिद को भूल जाओ,
वो तुम्हें चौधरी के पास बेच गया है। मैं एक नौजवान की मोहब्बत में फंसकर इसके जाल में आ फंसी हूँ और अब पछता रही हूँ। मैंने उससे बताया मैं माजिद की मोहब्बत में अपना घर बाहर छोड़ आई थी और मेरी माँ मेरा बाप मुझ पर इतना ज्यादा एतबार करते थे, पर मैं इनका एतबार अपने पांव तले रौंद कर घर से निकल आई थी। मैं सोचने लगी कि अब करूँ तो क्या करूँ। थोड़ी देर में जेवर से लदी हुई और भारी कपड़ों में मलबूस औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थी। उसने आते ही मुझे कहा, रुखसार मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ इल्म हुआ है कि तुम माजिद छोकरे की मोहब्बत में उसके साथ घर से भागी हो। वो तो खुद खूबसूरत छोकरा है पर तुम्हारे साथ काम बहुत बड़ा कर गया है। तुमको हमारे हाथ बेच के गया है, ये था उसका प्यार। मुझे पता है अब तुम घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जो लड़की एक दफा घर से निकल आए ना, वो दोबारा घर नहीं जा सकती, क्योंकि ना घर और ना मुआशरा उसको कबूल करता है। और तुम्हारे घर वालों ने कहा है कि अब रुखसार हमारे लिए मर गई है, अब हमारे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे और भी तरीके आते हैं। मैंने कहा कि मुझे आज रात सोचने का मौका दो। उसने कहा ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो। इतना कहकर वो चली गई। मैं रात को सोचती रही कि मैंने माजिद की मोहब्बत में अपना घर बाहर छोड़ा, अपने माँ बाप अपनी बहनों को छोड़ा, बस माजिद की मोहब्बत में। लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। अगले दिन मैंने अपना फैसला रशीदा आपा को बता दिया। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। रफ्ता रफ्ता मैं खुद भी भूल गई कि मैं क्या हूँ, किसकी बेटी हूँ। मैं भी इस माहौल की आदी हो गई। बड़े बड़े तमाशबीन मुझे देखने आते थे और जब मैं नाचते नाचते गाना गाती तो सभी तमाशबीन उठकर मुझ पर रुपयों की बारिश कर देते थे। इनमें एक ऐसा भी तमाशबीन था, वो बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता था और दूसरे तमाशबीनों के जाने से पहले वो चला जाता था। जब वो उठकर चला जाता तो उसकी जगह जहाँ पर वो बैठता था वहाँ 50 का नोट पड़ा होता था। हालांकि दूसरे तमाशबीन कोई 500 कोई 1000 के नोट मुझ पर निशावर करते थे। वो था तो एक नौजवान लड़का, मगर दिखने में एक शरीफ खानदान से लगता, पर वो इस बदनाम बाजार है हुस्न में क्यों आता था, ये सवाल था जो मुझे परेशान करता था। वो लड़का बरोस आता था मेरे बाजार हुस्न में तो शाम ढलते ही बाजार हुस्न की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती थी। मैं एक दिन सुबह की सैर करने करीबी पार्क में चली गई। आज पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने सुबह का मंजर देखा था। हर कोई अपने अपने कामों को चल पड़े थे। फिर मैं हर रोज सैर को जाने लगी। सुबह की सैर करके आती तो सो जाती। एक दिन मैं सुबह की सैर करने पार्क में गई। मैं पार्क में एक बेंच पर बैठी थी तो साथ सड़क थी, वहाँ काफी सारे लोग पेट की खातिर दिहाड़ी लगाने के लिए इधर उधर खड़े थे। मैंने देखा कि वहाँ एक नौजवान लड़का जो मेरा गाना सुनने आता था और हर रोज 50 का नोट उधर रख जाता था, वो भी उन लोगों में खड़ा मुझे नजर आया। मैंने नजदीक जाके उसको अपने पास बुलाया। वो मेरे साथ बेंच पर बैठ गया। मैंने पूछा तुम इधर क्यों खड़े हो? उसने मुझे जवाब दिया कि किसी मिस्त्री के साथ जाकर दिहाड़ी लगाने के लिए खड़ा हूँ, इसलिए कि रात को आपका गाना सुनने भी तो आना है और 50 रुपया भी तो आपको देना है। मैंने कहा क्यों इस बदनाम जगह पर आते हो? उसने कहा आप और आपका गाना सुनने आता हूँ। आपका गाना और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए बाजार हुस्न जाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम तला है। मैंने कहा तला, मेरा नाम रुखसार है, लेकिन मैं तो अब नाम की रुखसार हूँ, वरना रुखसार वाली बात मुझ में कोई नहीं रही। तलहा कहने लगा रुखसार तुम जैसे भी हो मुझे बस बहुत अच्छी लगती हो। रुखसार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस गुनाह के दलदल से निकालना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहाँ जाकर हम शादी कर लेंगे। मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, 2 छोटी बहनें हैं, एक बड़ा भाई है, बहन की शादी हो गई है। मैं खुद भी अब इस गुनाहों की दलदल से निकलना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है तलहा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मुझे धोखा मत देना। मैंने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, सिर्फ धोखों की ही वजह से। उसने कहा मैं तुमको अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। मैंने कहा कल तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। रात को मैंने अपने कमरे में आके एक बैग तैयार किया जिसमें काफी रुपए और जेवर रख लिए और मैं सो गई। सुबह हुई तो रशीदा और सभी सो रहे थे। मैंने बैग उठाया, बुर्खा पहना ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। फिर मैं मतलूबा जगह गई। तलहा पहले से वहाँ मौजूद था। हम दोनों रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन आ गए। तलहा ने लाहौर की 2 टिकट ली। गाड़ी दिन के 2 बजाई। हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही मैंने बुर्खा उतार दिया। जब तक गाड़ी खड़ी रही मेरी जान पे बनी रही। गाड़ी चलते ही हमने सुख का सांस लिया। हम दोनों बहुत खुश थे। हमारे सामने एक मर्द एक लड़की बैठी हुई थी। वो बार बार मेरी तरफ देखकर सरगोशों में बातें कर रहे थे। गाड़ी चलते चलते पता नहीं कौन से स्टेशन पे रुकी। रात का अंधेरा था जिसकी वजह से पता नहीं चल सका। तलहा चाय लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो चाय का स्टॉल बट से जरा दूर था। तलहा जैसे ही स्टॉल पर पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी। देखते ही देखते गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। तलहा ने काफी दौड़ लगाई लेकिन वो गाड़ी पर सवार ना हो सका। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उस आदमी और लड़की ने मुझे दिलासा
دلاسا دیا। وہ بندہ کہنے لگا میرا نام اشرف ہے، یہ میری کزن ہے اور ہم کراچی سے آ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ میرا کزن تھا، ہم لوٹ جا رہے تھے کہ طلحہ گاڑی میں سوار نہ ہو سکا۔ وہ مجھے کہنے لگی آپ فکر نہ کرو، جب لاہور آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کدھر جاؤں گی، مجھے پھر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھولی تو گاڑی ایک اسٹیشن پہ کھڑی تھی، وہ لاہور کا اسٹیشن تھا۔ میں سمجھی کہ ابھی لاہور آگے ہے۔ اتنی دیر میں اشرف نامی شخص اور وہ لڑکی بھی جاگ گئی۔ لاہور اسٹیشن کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ لاہور کا اسٹیشن تو گزر گیا، ہم سو گئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے، ہمارا شہر بکھر ہے، تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر بکھر چلو، بعد میں ہم تم کو خود تم جہاں کہو گی چھوڑ آئیں گے۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا رہنے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم بکھر اسٹیشن پر اترے۔ اشرف نے رکشے والے کو ایک محلے میں چلنے کو کہا۔ محلے کا نام میں نہیں بتاؤں گی۔ اشرف اور لڑکی جس کا نام آسیہ تھا مجھے گھر میں لے آئے۔ جس گھر آئے وہاں کوئی اور نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ اشرف کے بقول کہ وہ اس کی ماں ہے۔ میں نے رات وہاں بسر کی۔ اگلے دن آسیہ چلی گئی۔ دن پہ دن گزرتے گئے، 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اشرف نے مجھ سے کہا رخسار کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، میں نے اشرف سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں اشرف کا کیا کاروبار تھا، مجھے نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو اشرف اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں اٹھی کہ دیکھوں کہ وہ کہاں گیا۔ ساتھ والے کمرے میں مجھے اشرف کی آواز آئی۔ وہ فون پہ کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا عالیہ رات 1 بجے تم راشد صاحب کے ہاں چلی جانا، میں نے اس سے پیمنٹ لے لی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے پتا چل گیا کہ اشرف لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، برے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمارے 3 بچے ہو گئے۔ ایک دن اشرف رات کو اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا۔ اشرف نے دوست کو بیٹھک میں بٹھایا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں چائے لے کر آئی تو اشرف کے دوست نے 1000 کے کافی نوٹ دیے اور کہا یار کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ اشرف مجھ سے کہنے لگا رخسار تم عمر کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، میں کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ جب اشرف چلا گیا تو اشرف کا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا ایسا مت کرو تو اس نے کہا میں نے تمہارے خاوند کو اس کام کے کافی سارے پیسے دیے ہیں اور یہ کام تمہارے خاوند کی ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اشرف کبھی کسی کو گھر لاتا کبھی کسی کو، یہاں تک رخسار نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اشرف فوت ہو گیا ہے۔ محلے کے کافی بندے اس کے جنازے پر گئے پر میں نہ گیا، میرا دل ہی نہ مانا۔ رخسار کے اب 3 بچے ہیں، وہ ان کو پالنے کے لیے غلط راہ پر نکل پڑی ہے۔ کبھی کوئی کسی کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے تو کبھی رات کو اس کے گھر سے کوئی نکلتا ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ تم کس راہ پہ چل پڑی ہو، تم سدھر جاؤ تو وہ کہنے لگی ریحان صاحب میں نے ایک غلطی کی تھی اپنے گھر سے بھاگنے کی، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ مجھے دھوکے پہ پھر دھوکے ملے، میں کہاں سے کہاں آ پہنچی ہوں، پر ان بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ میں گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنس گئی ہوں، اگر نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا اور اس کو چھوڑ کر آگے چل دیا۔ سچ یہ ہے کہ جو بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کو پامال کرتی ہیں ان کی ساری زندگی گناہ اور ذلت کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔